स्टूडेंट, हम आपके लिए पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो कि पिछले साल हरियाणा पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया था। अब हरियाणा यहां पे क्यों आया स्टूडेंट? वो इसलिए आया कि हरियाणा के एक स्टूडेंट ने, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट ने हमें मेल किया कि सर प्लीज इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दीजिए, मेरा एग्जाम बहुत नजदीक है, आप बहुत अच्छा समझाते हो, पढ़ाते हो, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसको समझाओ। तो हमने कहा ओके ठीक है, हम बनाते, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं इसको सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूं, जिससे कि आपके साथ साथ और स्टूडेंट जो भी हैं जिनका ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो भी अपनी तैयारी और अपना तैयारी करके अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। और दूसरा ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट, ये पूरे ऑल इंडिया में जितने भी पॉलिटेक्निक है सबका सिलेबस मिलता जुलता है, थोड़ा आगे पीछे होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में है तो आप ऑल इंडिया के किसी भी पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके काम का है। और ये क्वेश्चन जो हरियाणा पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन पेपर है बहुत ही मजेदार, बहुत अच्छा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसमें आसानी से स्टूडेंट का चेक किया जा सकता है कि इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है मैथमेटिक्स के। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो ये पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और बी पार्ट 2 मार्क्स के रखे हैं। ए पार्ट है इवेलुएट √-25 अपॉन √9, इसका मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में मॉडुलस ऑफ एंड कॉन्जुगेट ऑफ -2 + 3 आयोटा, दोनों क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में है तो आप ऑल इंडिया के किसी भी पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं तो ये आपके काम का है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हिंदी में इसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए जिनके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल लेक्चर भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं प्लेलिस्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें भी आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आप किसी भी स्टेट के, ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट के हैं, अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल ID दे रखी, उस पर आप भेज सकते हैं। हम सॉल्व करके जैसे हमें टाइम मिलता है सॉल्व करके आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इवेलुएट अंडररूट के अंदर -25 अपॉन अंडररूट के अंदर 9। देखो होता क्या है, जब हम पहले पढ़ते थे, जब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था तो अंडररूट के अंदर माइनस अगर संख्या होती थी तो उसको हम कहते थे कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चों। अब क्या है कि जैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी, तो इसको हम क्या करते हैं कि जो अंडररूट -25 है ना, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अंडररूट के अंदर -1 × 25। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -1 गुणा 25 करेंगे तो -25 ही तो आएगा, है ना। तो और नीचे √9 ही रहने दो फिलहाल। ठीक है, ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे देखिए, अब इसको अलग अलग कर सकते हैं आप। देखिए अंडररूट के अंदर -1 इंटू अंडररूट के अंदर 25 अपॉन अंडररूट के अंदर 9। ध्यान दीजिए, इंटू है ना बीच में, तो दो संख्याएं मल्टीप्लाई में है और अंडररूट के अंदर है तो उन पे अलग अलग अंडररूट लगा सकते हैं, अलग अलग अंडररूट लगा सकते हैं। ठीक है जी, अंडररूट -1 इंटू अंडररूट 25 कर दिया हमने अलग अलग। ठीक है, और अंडररूट 9 नीचे है, अलग है। अब देखो जी आगे, अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि अंडररूट -1, देखो अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल लेक्चर अगर हमारे देखे हैं तो हमने वहां बता रखा है कि अंडररूट -1 को हम आयोटा बोलते हैं, आयोटा आई लिखते हैं और इसको आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है जी, अंडररूट -1 को आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू तो हो गई आयोटा इंटू 25 का स्क्वायर रूट। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 पंजे 25 होता है ना, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया साहब। और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 3 9 होते हैं ना, इसलिए 9 का वर्गमूल 3 है, तो ये 3 हो गया साहब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, इज इक्वल टू, इसको आप 5 आयोटा अपॉन 3 आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इसको करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ -2 + 3 आयोटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको मान लेते हैं लेट Z। अक्सर हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं। डिटेल लेक्चर में आप देख सकते हैं, लेट Z इक्वल टू -2 + 3 आयोटा।
अब इसका मॉडुलस भी निकालना है और कॉन्जुगेट भी निकालना है। मॉडुलस को हिंदी में मापांक कहते हैं और कॉन्जुगेट को हिंदी में संयुग्मी कहते हैं, संयुग्मी। ओके, तो मॉडुलस क्या होता है? देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दिस है तो इसका जो मॉडुलस होता है ना, इसके मॉडुलस को हम z के बाहर दो डंडे लगा देते हैं, उसको बोलते हैं z का मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, z तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z के बाहर डंडे लगा दो तो इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या मापांक इज इक्वल टू होता है भैया। देखो ऐसा होता है ना, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब बोला जाता है कि इसका मॉडुलस निकालिए जी। तो मॉडुलस जो होता है ना, z का मापांक बराबर होता है अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट यहाँ पे जिस पे आई नहीं उसको रियल पार्ट कहते हैं, ये a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो नंबर है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं b का स्क्वायर। बस, तो z का मापांक बराबर होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है जी? रियल पार्ट है यहाँ पे -2 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है जी? 3 है। तो मॉडुलस क्या होगा जी? -2 का स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर होगा। ये आपका मॉडुलस हो गया, जैसे कि यहाँ पे है, और इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आपका -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना, जब ऊपर पावर इवन होती है तो वो प्लस हो जाती है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो -2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया जी, प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, और अंडर रूट के अंदर 9 और 4 13 हो गया, 13 आंसर आ जाएगा आपका। तो मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट -13 आंसर हो गया है। एंड अब कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट ऑफ दिस, किसी भी समिश्र संख्या, देखिए जैसे कि आपके इक्वल टू था यहाँ पे, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मापांक निकाल मॉडुलस निकालना था, तो अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो उसको हम z बार से डिनोट करते हैं, z के ऊपर डंडा लगाते हैं। z का मॉडुलस निकालना है तो z के दोनों तरफ डंडे लगा दो, और z का कॉन्जुगेट निकालना तो z के ऊपर एक डंडा लगा दो, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान देना इस चीज को। तो z बार का मतलब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट होता है भैया कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ना, उसमें देखो i के सामने कौन सा चिन्ह है उसको बदल दो, i के सामने कौन सा चिन्ह है उसको बदल दो, वही आपका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे i के सामने प्लस का चिन्ह है ना, तो उसको माइनस कर दो और एज इट इज रहने दो, तो a माइनस आयोटा b आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसका कॉन्जुगेट ये है जी, a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या है? a माइनस आयोटा b। अब आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इसका z बार क्या है, मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या है। तो i के सामने कौन सा चिन्ह है? i के सामने 3 है, आगे फिर प्लस है, तो मतलब i के सामने प्लस का चिन्ह, इसको माइनस कर दो और एज इट इज रहने दो, तो -2 अपनी जगह पे रहेगा, प्लस का जगह माइनस हो जाएगा और 3 आयोटा आंसर। बस i के साथ जो चिन्ह है, i के आगे जो चिन्ह है उसको बदलना है बस, और कुछ नहीं करना है, वही आपका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे 3 -2 आयोटा होता तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता? i के सामने क्या है? प्लस माइनस चिन्ह है, तो 3 + 2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से थोड़ा सा देखो, होता क्या है कि जो आपका आने वाला एग्जाम है आपके पॉलिटेक्निक में, तो लगभग पिछले साल के जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पे इस समय पूछा गया कि -2 + 3 आयोटा का मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालो। हो सकता है इसकी जगह पे ये आ जाए कि 3 - 2 आयोटा का मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालो, बस। लेकिन आपने ये पढ़ा था, अब इसका मतलब ये नहीं कि यही एज इट इज आएगा, ये आ सकता है। तो लेकिन मैंने बता दिया ना कि भाई कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, बस तब से किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ये आ जाए या ये आ जाए, डिजिट चेंज हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? डिजिट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, फाइंड x इफ log x + 2 बेस 10 = 1। तो ये आपको दे रखा है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए लॉग का क्वेश्चन है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। लॉग का क्वेश्चन अगर आपके लॉग पर्टिकुलर लॉग अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तब भी आपको लॉग का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि लॉग हर मैथमेटिक्स का अगर सिलेबस कोई सा भी आपका है, कहीं ना कहीं चाहे इंटीग्रेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी है, ट्रिग्नोमेट्री है, एपीजीपी है, हर जगह लॉग की आवश्यकता पड़ती है। तो लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसमें भी एक प्रॉपर्टी लगती है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए होता क्या है स्टूडेंट कि लॉग मान लीजिए लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू वाई है, ठीक है जी। तो अगर यहां से हमने, देखिए ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर इसकी जगह पे दूसरा भी आए सेम, केवल डिजिट चेंज हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लॉग एक्स बेस ई बराबर वाई है, तो यहां पे क्या होता है, अगर यहां से लॉग हटाते हैं ना, यहां से लॉग हटाते हैं तो यहां पे एक्स बच जाता है ना। लॉग मान लीजिए हटा दिया तो इधर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो उसको एक्स तो अपनी जगह पे रहता है, और लॉग यहां हटने से जो ई होता है ना बेस में, वो चला जाता है वाई की जगह पे, और वाई की जगह पे ई चला गया तो वो जो वाई अपनी जगह पे तो वो थोड़ा ऊपर उछल जाता है, मतलब वाई की पावर में आ जाता है, वाई जो है पावर में चला जाता है। जो ई यहां शिफ्ट हुआ ना, वो उससे टकराया तो वाई थोड़ा उछल गया, तो वाई जो है ई की पावर में आ गया। तो लॉग एक्स बेस ई बराबर वाई है, तो एक्स बराबर ई की पावर वाई होता है। समझ लें बात को, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये देखो ये कैसे होगा, इसी प्रकार से अब यहां पे देखिए, हाँ लॉग एक्स प्लस टू बेस 10 इज इक्वल टू 1 है। एक्स की जगह पे यहां पे एक्स प्लस टू है, बेस यहां पे ई की जगह पे 10 है, और वाई की जगह पे यहां पे 1 है, बस। तो जब यहां से लॉग हटाते हैं तो ये तो अपनी जगह पे रहता है एक्स प्लस टू अपनी जगह पे रहेगा, इज इक्वल टू जो बेस में है वो यहां चला जाता है, मतलब यहां पे आ जाता है, और जो पावर है वो ऊपर उछल जाती है, मींस पावर 1, 10 की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। और 10 की पावर 1 लिखो या ना लिखो, पावर 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो x प्लस 2 बराबर हो गया आपका 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर ले जाओ तो 10 माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 8, क्योंकि जब प्लस संख्या उधर जाती तो माइनस हो जाती जी, ठीक है ना, ये तो पता ही होगा आपको। तो x बराबर 8 आपका आंसर आ गया जी। तो इस प्रकार से ये समझने की कोशिश करिए, लॉग की प्रॉपर्टी अगर ये आपको पता है तो इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से समझने की कोशिश करो, कहीं पे समझ में कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी ई एफ, 3 क्वेश्चन, ठीक है जी। डी एफ ई और एफ पार्ट, ठीक है। ये भी डी वाला भी लॉग का ही है। लॉग 256 बेस 4 का मान बताइए क्या होगा जी, ठीक है जी। अच्छा अब देखो होता क्या है कि एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि लॉग एक्स बेस एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। जब ये दोनों सेम होते हैं ना तो उसका मान 1 होता है, क्योंकि लॉग वाई बेस वाई इज इक्वल टू 1, ये अगर सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या हम इसको भी, जैसे बेस 4 है यहां पे भी 4 कुछ बन गया तो मजा आ जाए, उसकी जगह 1 लिख देंगे। अब कैसे होगा जी, देखो कि 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा करके 256 की कंडीशन कुछ बन सकती है, वो देख सकते हैं आप। देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना बनता है, 4 चकु 16, 16 चकु 64, और हाँ 64 चकु कितने होंगे भैया, 64 चक्कू होंगे जी आपके 64 दूना 128 होता है, और 128 दूना 256 होता है। बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा आप देखो 4 चक्कू 64, 64 चक्कू 4 चक्कू 64 और 64 चक्कू 256, ये तो तीन ही में आ गया भैया। तो इसका मतलब 256 को आप 4 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। नहीं 4 की पावर 3 नहीं भैया, एक 4 और भी तो आएगा यार। देखो ना 4 चक्कू 16, मैं सीधे 64 बोल रहा था, 4 चक्कू 16 होते हैं, और 16 चक्कू 64 होते हैं, और 64 चक्कू 256 होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया आपका 4 की पावर 4, क्योंकि 4 को 4 बार गुणा किया तो 4 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 256 होता है जी, ठीक है जी। तो 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 256। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉग 256 को आप 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, और बेस 4 अपनी जगह पे है ही।
ठीक है जी, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 256 को आप 4 की पावर लिख सकते हैं। अब हमने ये क्यों किया, ये हमने पहले बता दिया था कि जब ये दोनों सेम हो तो log की वैल्यू log 4 बेस, देखो log 4 बेस 4 इज इक्वल टू 1 होता है। जब ये दोनों सेम होते तो log की वैल्यू 1 होती है। log की प्रॉपर्टी है, याद रखिए इसको, ठीक है। इसीलिए हमने इसको 4 की पावर में बदलने की कोशिश करी कि भाई अगर 4 की पावर में बदल जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरी प्रॉपर्टी लॉग की, देखो साथ साथ बताते जा रहा हूं मैं प्रॉपर्टी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है लॉग की कि लॉग एक्स की पावर ए और बेस ई है तो x की पावर जो भी होती, जो पावर में जो भी होती, log x की पावर या log y की पावर, जो भी पावर होती है वो आगे आती है। log की प्रॉपर्टी है ये, तो एक a आगे आ जाएगा तो ये a log x बेस ई रह जाता है। ये a की पावर जो पावर है ना x की, log के आगे जो संख्या है उसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और यहाँ पे x रह जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं a log x बेस ई। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं आप कि 4 की पावर 4 है ना, 4 आगे आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, log 4 ये बचेगा और बेस 4 बचेगा, ठीक है जी। अभी मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों सेम होते हैं तो इस log की वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 3-4 प्रॉपर्टी log की इन 2 क्वेश्चन में आ गई। इसको अगर आप समझ गए तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है log की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आसानी से इसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट पे। इवेलुएट 3 + 5। 3 + 5 मतलब ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। 3 + 5 तो ये तो कक्षा 2 के बच्चे के लिए होता है। 3 + 5 तो 8 होता है, आंसर, बात खत्म। अगर केवल 3 + 5 ही लिखा हुआ है तो 5 और 3 8। अबे भाई ठीक है, हो सकता है मिसप्रिंट होगा क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि 3 + 5 या कभी एग्जामिनर दे भी देता है 3 + 5 और स्टूडेंट सोचेगा अरे यार ये तो कक्षा 2 का क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब कुछ और होगा, और वो अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाते दौड़ाते उसको गलत कर सकता है। भाई जो आपको दे रखा उसी होगा, तो 5 3 और 2 5 और 3 8 आंसर होंगे, क्या दिक्कत आ रही, ठीक है जी। अब एफ पार्ट पे चलते हैं। इवेलुएट 10p2। 10p मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में है, डिटेल लेक्चर हम बना चुके हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के प्लेलिस्ट में, जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। 10p2 कैसे निकालेंगे, देखो एनपीआर को कैसे सॉल्व करते हैं भैया, और एनसीआर को कैसे सॉल्व करते हैं, एनसीआर दोनों। भाई देखो इस बार 10p2 आया है, हो सकता है जो आपका कल परसों एग्जाम आने वाला है उसमें 10c2 हो, तो दोनों का नॉलेज होना चाहिए ना आपको। डिटेल लेक्चर बता रखा, क्वेश्चन पेपर भी हमने करा रखे पिछले सालों के, उसमें भी इसमें डिस्कस कर रहे। देखो एनपीआर और एनसीआर दोनों कैसे सॉल्व करते हैं समझने की कोशिश करो। एनपीआर का एक फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, और एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। यहाँ पे फैक्टोरियल r अपॉन में एक एक्स्ट्रा आ जाता है, और सेम एनपीआर जैसा ही है एनसीआर का भी। एनसीआर में फैक्टोरियल r नीचे एक्स्ट्रा आ जाता है एनसीआर में, ठीक है जी, ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ, और दूसरा सरल तरीका मैं एक और बता दूं। एक तो भाई इससे करेंगे आप, जैसे एनपीआर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, इससे करेंगे तो n की जगह पे 10 है और r की जगह पे 2 है, तो लगा दो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस आर, 10 माइनस आर मतलब सॉरी n माइनस आर मतलब 10 माइनस 2, n की जगह 10 है और r की जगह 2 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए भैया। और एनसीआर होता तो फैक्टोरियल आर और आ जाता है, क्या दिक्कत है? अच्छा अब देखो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस से 2 गए, फैक्टोरियल 8 बचा, ठीक है जी। इसको और सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 10 को आपको देखो, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू क्या होती है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल 10 होता है, मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 8 फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल 8, बस। तो फैक्टोरियल 10 क्या है, फैक्टोरियल 10 है 10 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करो, लेकिन हम 1 तक नहीं करेंगे, फैक्टोरियल 8 पे रोक देंगे, क्यों, क्योंकि नीचे वाला कट जाएगा। फैक्टोरियल 10 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और है, लेकिन 8 पे रोक दो क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 8 है, आसानी से कट जाएगा।
बचा क्या 10 × 9, और 10 × 9 कितना होता है 90 होता है। आंसर आ गया आपका, ठीक है जी, ये आंसर आ गया। अब इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं भैया। शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट तरीका भी एक होता है ना, कि एनपीआर को जब भी आप सॉल्व करते हैं तो एन से शुरू कर दो, n इंटू एक कम n-1 एक कम n-2 एक कम डैश डैश डैश, कहां तक जो ऊपर नंबर होता है ना उसको वहां से शुरू कर दो, एक कम करते करते मल्टीप्लाई में, और कहां तक r जो नीचे संख्या होती है उतने पदों तक, r पदों तक। अब इसको करना है अगर, तो 10p2 को कैसे करेंगे, 10 से शुरू करो, जैसे यहां पे किया ना n से शुरू किया, यहाँ पे 10 से शुरू करो और कितने पदों तक 2 पदों तक, नीचे 2 है ना इसलिए 2, 10 इंटू एक कम करेंगे तो कितना 9, हाँ, और इंटू एक कम करेंगे तो फिर 8 आएगा, लेकिन 2 पदों तक ही पूछा तो 10 इंटू 9 आएगा बस। तो 10 इंटू 9 कितना होता है 90। आंसर देखो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो ये इजी कौन सा है, ये इजी है या ये देखो 3-4 स्टेप में हो रहा है, ये एक ही स्टेप में हो रहा है, तो ये ज्यादा इजी है ना। यस इजी है जी, ठीक है ना, इस प्रकार से कर सकते हैं। और एनसीआर को शॉर्टकट से करना है तो सेम इसी के जैसा है, n इंटू n-1, n से शुरू करो और कितने पदों तक जितने नीचे है, कहां तक डैश डैश r पदों तक, r पदों तक, और अपॉन में, लेकिन इसमें अपॉन में भी एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा फैक्टोरियल r एक्स्ट्रा है तो अपॉन में फैक्टोरियल r एक्स्ट्रा आ जाएगा, जो यहाँ पे वो फैक्टोरियल r आ जाएगा, फैक्टोरियल r और आ जाएगा बस। और तो सेम है लेकिन फैक्टोरियल r इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है शॉर्टकट से भी। अब मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं भैया, आप ऐसा करिए कि 10c2 की वैल्यू निकालिए। 10p2 की वैल्यू हम निकाल चुके, 10c2 की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से भी निकालो और शॉर्टकट से भी निकालो। जरा हमें कमेंट में बताओ क्या आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x+2 की पावर -7 इज, मतलब x+2 की पावर -7 का अगर प्रसार करते हैं तो टोटल कितने पद बन सकते हैं, कितने पद होंगे, इसका प्रसार अगर करेंगे तो कितने पद होंगे, ठीक है जी। तो भैया ऐसा है, देखो 2x+2, जब इस x+2 की पावर समथिंग कुछ होती है तो वो ये समझ लीजिए कि द्विपद सिद्धांत का क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, द्विपद प्रमेय का क्वेश्चन है। अगर आपके सिलेबस में बाइनोमियल थ्योरम है तो आपका लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम बहुत बार करा चुके हैं, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार करा चुके हैं। उत्तराखंड के जो पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन पेपर है उसमें हम बहुत बार करा चुके हैं इसको, ठीक है जी। तो x+2 की पावर -7 में कितने पद होंगे, देखो सिंपल सी बात है भैया कि जब भी पावर में माइनस नंबर होगा, जब भी पावर में माइनस संख्या होगी, जैसे यहाँ पे -7 है ना, तब उसका प्रसार अनंत तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो आप आंसर में लिखेंगे इनफाइनाइट, अनंत, बस कुछ नहीं करना आपको, कि इसका अगर प्रसार करते हैं तो अनंत तक जाएगा, तो पदों की संख्या इनफाइनाइट होगी बस। अगर यहां पे 7 होता माइनस की जगह पे, x+2 की पावर 7 में के प्रसार में पदों की संख्या बताओ, तो फिर क्या होता कि जो पावर है अगर वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, अगर वो नेचुरल नंबर है तो हम कहते हैं कि 1 बढ़ा दो बस, एक पदों की संख्या कितनी होगी 7 के साथ, अगर पावर 7 तो पदों की संख्या 8 होगी, अगर पावर 10 है तो पदों की संख्या 11 होगी, एक ज्यादा कर दो तो पदों की संख्या क्या होती है 8, अगर यहाँ पे 7 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या इनफाइनाइट है बस। प्लस अगर है तो एक बढ़ा के लिख दो आंसर कि इतने पद होंगे, माइनस है तो इनफाइनाइट लिख दो, बस बात खत्म, खत्म कहानी, ज्यादा सोचना नहीं है। जो मैंने बोल दिया वो एक पत्थर की लकीर समझ लो उसको दिमाग में बैठा लो, ये होता है, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये बाइनोमियल थ्योरम के डिटेल लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जाके डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम इसके आगे लिंक दे देंगे बाइनोमियल थ्योरम का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड माइनर ऑफ A21 and A22 in this मैट्रिक्स 3 - 4 7 10, 2x2 की मैट्रिक्स है और इसमें A21 और A22 के माइनर बताने हैं। अब इसके माइनर कैसे निकालेंगे देखिएगा। देखो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट के ये चैप्टर में है, डिटेल लेक्चर हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में बता चुके हैं कि माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं।
कोफैक्टर को हिंदी में सैखंड बोलते हैं और माइनर को उपसारणिक शायद बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उपसारणिक शायद माइनर को बोलते हैं। अच्छा देखो माइनर कैसे निकाल, थोड़ा सा मैं अलग से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये आपका 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ये आपका 3x3 का एक मैट्रिक्स है और आपको बोला जाता है कि इसके A21 या A11 माइनर ऑफ A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट का इसका माइनर निकालो, इसका माइनर निकालो, इसका माइनर 9 के 9 एलिमेंट का माइनर निकाला जा सकता है और 9 के 9 एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकाला जा सकता है। माइनर को हम M11 M12 से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को C11 C12 आदि आदि से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा तो इस एलिमेंट को इनको छोड़िए, दूसरे और तीसरे को छोड़िए, हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट का या एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो उसको हम M11 से डिनोट करते हैं। इस एलिमेंट का माइनर ऑफ A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का, M11 मतलब फर्स्ट रो और M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट का माइनर निकालना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, उसके अलावा जो बचता है उसको डिटरमिनेंट के अंदर रख दो। तो क्या बच रहा है, B1 B2 B3 B2 B3 और C2 C3। इसको सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई यहां होता है, बीच में माइनस आता है, इसका मल्टीप्लाई यहां होता है, माइनर बन गए, समझ गए। और इसी प्रकार से अगर हमें C11 निकालना, C11 मतलब कोफैक्टर ऑफ A11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर को C11 से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार से C12 C3 या M121 M23 करके सब निकलते हैं, ठीक है जी। C11 निकालना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट का आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर में C11 M11 के ही जैसा होता है, ठीक है जी। C11 बराबर M11, लेकिन फर्क इतना होता है कि जो M के आगे हम क्या करते हैं, -1 लिखते हैं और उसकी पावर जो है इन दोनों को जोड़ देते हैं 1 + 1, ठीक है जी। और अगर हमें C21 निकालना मान लीजिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो M21 होता है, जैसे यहां पे C11 निकालना है तो M11 ही आपका माइनर है, लेकिन आगे -1 की पावर 1 + 1 आएगा। C21 निकालना है तो M21 के आगे -1 की पावर 2 + 1 कर दो, क्योंकि यहाँ 2 और 1 है ना, 2 + 1 कर दो, बस इतना अंतर है। तो यहाँ पे -1 की पावर 3 होगा, यहाँ पे -1 की पावर 2 होगा। तो इतना कोफैक्टर और माइनर में इतना अंतर है। यहां मैंने कोफैक्टर और माइनर दोनों को बताना इसलिए उचित समझा क्योंकि स्टूडेंट पिछले साल आपको माइनर पूछा गया, हो सकता है जो कल परसों आपका एग्जाम आने वाला है उसमें कोफैक्टर पूछने, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है, लेकिन होते ही इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन होते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, मैं सारा क्वेश्चन पेपर आपको 2-3 पार्ट में करके बता दूंगा, तो 100% आप क्लियर करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पॉलिटेक्निक में, ठीक है जी। तो अब इसका देखिए कि A21 का माइनर निकालो। हाँ क्या निकालो, माइनर ऑफ A21। माइनर ऑफ A21 को किससे डिनोट करते हैं, M21 से डिनोट करेंगे। माइनर ऑफ A21 को M21 से डिनोट करेंगे। M21 मतलब A21 का माइनर, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो ऐसे में होती कॉलम है, हाँ सेकंड रो ये है ना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसका 7 का, हाँ 7 का माइनर निकालना है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दो तो बचेगा क्या, -4, उसको डिटरमिनेंट के अंदर रख दो। और -4 का डिटरमिनेंट क्या होता है, 4 -4 ही होता है, इस चीज का ध्यान रखना। देखो एक तो होता है मापांक मॉडुलस, -4 का मॉडुलस, अगर मॉडुलस की बात है तो प्लस हो जाता है, लेकिन डिटरमिनेंट में नहीं होता है ऐसा कि अंदर का चीज माइनस हो जाए। ये सिंगल है ना, सिंगल -4, डिटरमिनेंट ऑफ -4 = -4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये है आपका A21 का माइनर, -4 आ गया आंसर, ठीक है। एंड अब A22 का माइनर निकालो।
माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू M22 से डिनोट करते हैं, माइनर ऑफ 22, M22 मतलब माइनर ऑफ A22, ठीक है जी। मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका माइनर निकालना है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपा दीजिए, क्या बचता है, 3 बच रहा है डिटरमिनेंट के अंदर, और 3 का डिटरमिनेंट भी 3 ही होगा भैया, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, 3 आंसर आ जाएगा। तो A21 का माइनर -4 आया है, A22 का माइनर 3 आया है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। इस प्रकार से समझेंगे। डिटेल लेक्चर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के ऑलरेडी अपलोड है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन भी मैट्रिक्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट और जे पार्ट। आई पार्ट देखिए, डिफाइन जीरो मैट्रिक्स विद एग्जांपल। आभ्यू मैट्रिक्स हम कि जीरो मैट्रिक्स या जीरो आभ्यू, शून्य आभ्यू क्या होता है और उसका एक एग्जांपल बताइए, ठीक है जी। तो आई पार्ट का आंसर ये है कि सिंपल आप लिख सकते हैं कि जिस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट 0 0 होते हैं उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई मैट्रिक्स ए ले लीजिए, 2/2 किलो या 2/3 किलो या 3/3 किलो, आपकी मर्जी है। 0 0 0 0 0 0। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसको शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या शून्य आभ्यू कहते हैं। इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो 2/3 की मैट्रिक्स ये है, ठीक है जी। जे पार्ट में चलते हैं कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस। ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। हिंदी में उसको परिवर्तन आभ्यू कहते हैं। तो अगर मैट्रिक्स ए ये है तो इसके ट्रांसपोज को ए डैश या फिर ए टी से डिनोट करते हैं। और ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में बदल दो। जैसे फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दो, बस। रो को कॉलम में बदलना ही ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट रो 1 4 5 3 है तो 1 4 5 3 कॉलम बन गया फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, 1 9 1 9 -1 और 4, ठीक है जी। ये आपका ये हो गया। तो अभी ये 2/3 2 रो, सॉरी 2/4 रो 2 है, कॉलम 4 है, तो 2/4 का मैट्रिक्स था। अभी कितने बाई कितने का मैट्रिक्स हो गया, देखो रो कितनी हो गई, 1 2 3 4 रो हो गई, इनटू कॉलम कितने हो गए 1 2, तो अब 4/2 का ये मैट्रिक्स हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, रो को कॉलम में बदलना ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। उसको ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये जे तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम इससे आगे के पार्ट को इसके नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, आने की संभावना रहती है, उनको भी साथ साथ प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट ना पाए। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।